Today we are going to start with chapter number 2, that is theory base of accounting. In this video we are going to discuss some accounting principles that are further divided into accounting concepts and conventions. So let us start. Accounting principles, concepts and conventions are known as generally accepted accounting principles. GAAP means GAAP. सिंपली अगर हम देखें तो जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, कन्वेंशन हैं, उनको हम गैप से रिप्रेजेंट करते हैं. दीज प्रिंसिपल आर द बेस ऑफ अकाउंटिंग. ये जो प्रिंसिपल्स हम यहाँ पढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, कुछ कन्वेंशंस पढ़ेंगे, ये पूरी अकाउंटिंग के लिए हमारे लिए बेस है. इन प्रिंसिपल्स, इन कॉन्सेप्ट, इन कन्वेंशन को हमें ओबे करना ही पड़ेगा, तभी हम जो है अकाउंटिंग प्रॉपरली कर सकते हैं. Generally accepted accounting principles refers to the rules or guidelines adopted for recording and reporting of business transactions in order to bring uniformity and consistency in the preparation and presentation of the financial statement. ये जो हमारे पास गैप के प्रिंसिपल्स हैं, ये कुछ रूल्स और कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमें ये समझाती है कि हमने अकाउंटिंग में कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, कैसे उनको रिपोर्ट मतलब कैसे लिखना है, ताकि यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी आ सके. यूनिफॉर्मिटी का मतलब है हम चाहेंगे कि पूरी दुनिया में सेम ही तरह के जो अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशन हैं वो माने जाएं, तभी जो है फ्यूचर में हम कंपैरिजन कर सकते हैं. लेट अस टेक वेरी सिंपल एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, दोनों जो कंपनी है वो कोल्ड ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर करती हैं. अब वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हो गए. अगर वो फ्यूचर में चाहते हैं कि देखना कि हमारे कॉम्पिटिटर ने कितना कैसे काम किया या उसको कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे. अब कंपैरिजन तभी पॉसिबल होगा अगर दोनों का बेस सेम होगा, अगर दोनों ने सेम रूल्स रेगुलेशन को मानकर अपने अकाउंटिंग जो स्टेटमेंट्स है उसको बनाई होगी, तभी जो है कंपैरिजन पॉसिबल है. तो इसीलिए कि हम चाहते हैं कि हर एक कोई कंपनी अपनी मर्जी ना करे, इसमें उनके लिए सेम रूल रेगुलेशन होना चाहिए. और जो वो सेम रूल्स और रेगुलेशन है वो हमें किसने दिए हैं, गैप ने. तभी सारी कंपनीज के अकाउंटिंग अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल सेम होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी. और कंसिस्टेंसी मीन्स कि सेम ही तरीके से हम हर साल जो है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं. These principles have evolved over a long period of time on the basis of experience of accountant, customs, legal decisions, etc., which are generally accepted by the accounting professionals. अब जितने भी ये प्रिंसिपल्स हैं वो किसी एक या दो दिन की बात नहीं, इसको काफ़ी साल लग गए बनाने के लिए. इसमें अकाउंटेंट के एक्सपीरियंस हो गए या कोई लीगल जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया या कोई कस्टम्स लॉज बने, उसको ध्यान में रख के जो ये प्रिंसिपल्स है ये प्रोफेशनली तौर पे बनाए गए. और आजकल ये जो प्रिंसिपल्स हैं इसको पूरे प्रोफेशनल अकाउंटिंग प्रोफेशनल फॉलो कर रहे हैं, सो दैट कि हमारी अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी आ सके. अकाउंटिंग इज़ बोथ अ साइंस एंड आर्ट. अकाउंटिंग को हम साइंस भी बोलते हैं, आर्ट भी बोलते हैं. एंड जस्ट लाइक ऑल अदर स्ट्रीम ऑफ साइंस, इवन इन अकाउंटिंग सर्टेन रूल्स आर फॉलोड. तो जैसे हम साइंस में भी रूल्स रेगुलेशंस पढ़ते हैं, रूल ऑफ ग्रेविटी, रूल ऑफ मोशन, तो इसमें भी हमारे पास काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसको हम मानकर चलते हैं. ऑल्सो अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस एज वेल. कुछ अजम्पशन कुछ हम अज्यूम भी करके चलेंगे, तभी हमारी अकाउंटिंग जो है वो सही हो पाएगी. वी कॉल दीज द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. और इन सबको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. अब हम सभी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को एक ब्रीफ में पढ़ेंगे. सो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास गैप है, गैप में कुछ रूल्स रेगुलेशंस गिवन है जिसको हम फॉलो करते हैं, सो दैट कि हर एक कंपनी की जो अकाउंटिंग है वो सेम हो. क्लियर. आपको गैप की फुल फॉर्म भी याद कर लेनी है. और अब हम कुछ पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. As you can see, accounting principles are bifurcated into two parts, that is accounting concepts and accounting conventions. Further, accounting concepts are subdivided into 10 points. accounting concept में हम 10 concepts पढ़ेंगे और accounting conventions में हम 4 accounting conventions पढ़ेंगे. टोटल गैप के जो प्रिंसिपल्स हैं वो 14 हैं. टोटल हमारे पास 14 प्रिंसिपल्स है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसको फर्दर हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस में डिवाइड किया है.
So let us start with 14 accounting principles divided into some concepts and conventions. सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मीनिंग समझते हैं. An accounting concept is a basic assumption or an opinion for recording business transactions which ultimately lead to the प्रिपरेशन ऑफ बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ये कुछ अजम्पशंस हैं, मतलब हम कुछ बातें अज्यूम करके चलेंगे कि हमेशा बिजनेस में ऐसे ही होता है, और ओपिनियन होते हैं कि हम कैसे बिजनेस में ट्रांजैक्शन को नोट करें जिसकी हेल्प के साथ हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. An assumption is something that is accepted as true. अब जो भी हम assume करके चलेंगे वो हम मानेंगे कि हमेशा ऐसे ही होता है, तभी ये assumption से जो principles हैं वो valid prove हो पाएंगे. Accounting concepts are further foundation of accounting information useful for various user. हम इस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, इसकी हेल्प के साथ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे यूज़र्स को चाहिए होती है, और यूज़र्स जो है इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अपने जो डिसीज़न है वो ले पाते हैं. इसलिए हम स्टडी कर रहे हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में क्या आता है, सो दैट कि जो यूज़र्स हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके जो उसको कंपनी ने प्रोवाइड की है अपने सही डिसीज़न ले सकें. So let us start with the first accounting concept, that is accounting entity or business entity concept. An entity has separate existence from its owner. एक business की separate पहचान होती है अपने मालिक से. Entity means business. According to this principle, business is treated as an entity which is separate and distinct from its owner. एक business को अलग माना जाएगा उसके मालिक से, मतलब मालिक की अपनी पहचान है और business की अपनी पहचान है. Therefore, transactions are recorded, analyzed, and financial statements are prepared from the business point of view and not of the owner. So, जितनी भी हम business में transactions को record करते हैं, वो सभी transaction जो होती है वो business point of view से note की जाती है, ना कि business के मालिक की नज़रिए से. The owner is treated as a creditor for his investment in the business, as if the firm has borrowed from its owner instead of the outside party. अगर हम थोड़ा सा याद करें तो जो मालिक कंपनी में पैसा लगाता था तो उसको हम क्या बोलते थे? कैपिटल. और कैपिटल को हमेशा ही हम एक लाइबिलिटी लेकर चले हैं. क्यों लाइबिलिटी लेकर चलते हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग थिंग है. तो हम बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो हम ऐसे ही मानते हैं कि वो मालिक ने पैसा हमें उधार दिया है, हमने बाहर से उधार नहीं लिया, उसको मालिक ने दे दिया है, बट रही वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी ही. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस लाइक अदर बिजनेस एक्सपेंसेस. अब मालिक को उस कैपिटल के ऊपर जब हम इंटरेस्ट देते हैं तो वो भी हम खर्चा ही मानते हैं, जैसे हम बाकी बिजनेस के खर्चे करते हैं. हिज प्राइवेट एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज ड्राइंग्स लीडिंग टू रिडक्शन इन कैपिटल. और जो मालिक के पर्सनल खर्चे होते हैं उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, और ड्राइंग की वजह से जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाती है. ये सभी बातें हमने ऑलरेडी जर्नल में की है, और ये सभी किस प्रिंसिपल के ऊपर, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है? दैट इज अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. इन नटशेल अगर हम देखें तो अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में सिंपल ये है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो डिफरेंट थिंग्स हैं. जितनी भी हम ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, ना कि मालिक की नज़रिए से. फॉर एग्जांपल, जैसे मालिक ने कैपिटल इन्वेस्ट की या वो ड्राइंग्स करता है तो उसको हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल और ड्राइंग्स ट्रीट करते हैं. कैपिटल हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन जाती है, और जो ड्राइंग है हमारे लिए एक तरह का खर्चा ही है, जिसकी वजह से मालिक की जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाती है. सेकेंड कॉन्सेप्ट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. According to this principle, only those transactions that are measured in terms of money or can be expressed in terms of money are recorded in the books of accounts of the enterprises. ये हमने पहले भी पढ़ा कि सिर्फ वही ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग का हिस्सा बनती है जिसको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं. नॉन मॉनेटरी इवेंट्स लाइक डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय or manager, strikes, dispute, etc. are not recorded at all, even though these also affect the business operation significantly. नॉन मॉनेटरी इवेंट्स का मतलब जिसको हम पैसों में नहीं
दिखा सकते, वो अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं बनती। लाइक किसी मैनेजर की या किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाए, स्ट्राइक होगी, डिस्प्यूट हो गया, ऑनेस्टी होगी, पंचुअलिटी होगी, इन सभी बातों को हम मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते और ये अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होती। इवन इनकी जो इन्फ्लुएंस है वो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अब जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो स्ट्राइक पे चले जाएं तो काम बिजनेस का ठप हो जाएगा, तो उससे इफेक्ट तो ज़रूर पड़ रहा है, बट इसको हम मनी में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, इसलिए जो है ये अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं बनती। सिर्फ वही ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड की जाएंगी जिसको हम मनी में एक्सप्रेस करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं। द वेरी फर्स्ट इज इट इग्नोर क्वालिटेटिव आस्पेक्ट, दैट इज एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स, सेटिस्फाइड कस्टमर, डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज। अब इसमें हम दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वो होती है जिसको हम मनी में एक्सप्रेस कर देते हैं, वो तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्वालिटेटिव को हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे लिए एसेट्स हैं, हमारे कस्टमर हमारे लिए एसेट्स हैं। अब इनका इफेक्ट हमारे ऊपर बहुत पड़ता है, बट स्टिल हम इन बातों को इग्नोर करते हैं, तो ये इस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन हो गई। वैल्यू ऑफ करेंसी और मनी इज़ नॉट स्टेबल। सबको पता है कि जो रुपये की वैल्यू है, अगर हम इंडिया की बात करें, है ना, वो स्टेबल नहीं रहती। कभी उसमें ज़्यादा वैल्यू रहती, कभी वो डेप्रिशिएट होती, कभी वो एप्रिशिएट होती है। तो हमें अकाउंटिंग के लिए एक बेस चाहिए जो पॉसिबल ही नहीं हो पाता कई बार। To make the accounting record simple, relevant, understandable, and homogeneous, facts are expressed in common unit of measurement, money. अगर हम चाहते हैं कि हमने अपने अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को सिंपल, रेलिवेंट और अंडरस्टैंडेबल बनाना है एंड होमोजीनियस, कि वो सेम हो सभी कंपनीज के, फैक्ट्स जो होंगे, जितनी भी आपकी वैल्यूज होगी, उसको आपको एक कॉमन यूनिट में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं एट प्रेजेंट देखूं और डॉलर और इंडिया का कंपैरिजन करूं, तो $1 हमें 54 59 में अगर मिल रहा है, तो मैं ये मान के चलूंगी कि हमेशा यही वैल्यू रहेगी, तभी मैं अकाउंटिंग में उसको एक्सप्रेस कर पाऊंगी। नहीं तो एक साल में तो डॉलर की कितनी बार वैल्यू चेंज होती है, और अगर हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अलग अलग रेट के ऊपर तो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें मनी की जो वैल्यू है एक स्टेबल लेकर चलनी पड़ती है, सो दैट कि उसकी हेल्प के साथ अकाउंटिंग में हम ट्रांजेक्शन्स को नोट कर सकें। सो इन नटशेल, मनी मेजरमेंट में हम सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को नोट करते हैं, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। क्वालिटेटिव को हम इग्नोर कर देते हैं बिकॉज क्वालिटेटिव को हम मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। Third concept is cost or historical cost concept. According to this principle, an asset is recorded in the books of accounts at its original cost, comprises cost of acquisition and all expenditure incurred for making the assets ready to use. अब इस प्रिंसिपल में हम क्या पढ़ते हैं कि एक एसेट को हम उसी वैल्यू में नोट करते हैं जिस वैल्यू पे हमने इसको खरीदा होता है। अब उस कॉस्ट में इसके हम सारे खर्चे भी इंक्लूड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कोई रेफ्रिजरेटर या कोई एसी जो है लुधियाना या अंबाला से परचेज़ किया। अब लुधियाना और अंबाले से अमृतसर तक आने के लिए कुछ किराया भी लगा होगा, फिर जो पर्सन उसको इंस्टॉल करने आए होंगे उनको भी खर्चा देना पड़ेगा। तो आपने सभी वैल्यूज़ को प्लस कर लेना और अल्टीमेटली कीमत जो है उसकी कैलकुलेट कर लेनी है। अगर मान लीजिए कि जो एसी था वो 40,000 का था और उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस लग गए, जो वो लेकर आए हमारे घर तक उन्होंने 1000 ले लिया, और जो इंस्टॉल करने आए थे उन्होंने 500 ले लिया। सो अल्टीमेटली हमारे पास कितने का पड़ गया? 40 का वो, 1000 के उसके चार्जेस और 500 के ऊपर, ये बन गया हमारे लिए 41,500। सो हमारे लिए वो एसेट कितने का बन गया? 41,500, जिसमें हमने उसकी खरीदने की कॉस्ट भी डाल दी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी डाल दिया, प्लस उसके ऊपर जो भी हमने खर्चा किया ताकि वो एसी बिल्कुल रेडी हो जाए उसको यूज़ करने के लिए, तो वो सारे खर्चे इसमें इंक्लूड कर लिए। This cost became the basis of all subsequent accounting transaction for the asset. Since the acquisition cost relates to the past, it is referred to as historical cost.
अब इस कॉस्ट में यही जो कॉस्ट जो हमने यहाँ कैलकुलेट की है ये हमारे लिए एक बेस बन जाएगा। ऐसा हम हर एक एसेट के केस में करते हैं। अब जिस साल हमने वो एसेट को खरीदा उसी साल जो उसकी कीमत है वही हम जो है हर साल उसको लेकर चलेंगे। अब हम पास्ट वाली कॉस्ट लेकर चल रहे हैं, जैसे मैंने एसी परचेज किया फॉर एग्जांपल इन द ईयर 2018, अब आ गया 2020, बट स्टिल मैं उसी कॉस्ट के अकॉर्डिंगली अपने अकाउंट्स को शो कर रही हूँ। मैं पास्ट की कॉस्ट को शो कर रही हूँ, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। एग्जाम्पल, मशीनरी परचेज फॉर ₹1,50,000 in cash and ₹20,000 was spent on installation of machine, then ₹1,70,000 be recorded as cost of machine in the books and depreciation will be charged on this cost। अब हमने मशीन खरीदी है 1,50,000 की, उसके ऊपर 20,000 हमने इंस्टॉलेशन के ऊपर खर्च किया, हमारे लिए मशीन बन गई 1,70,000 की। अब जब हमने इसके ऊपर खर्चा चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो हम चार्ज करेंगे ₹1,70,000, जो सब कुछ मिलाकर अल्टीमेटली उस मशीन की फाइनल वैल्यू बनी। If the market value of machine due to inflation has gone up to ₹2 lakh, then the increased value will not be recorded. This cost is systematically reduced from year to year after charging depreciation, and assets are shown in the balance sheet at the book value, that is cost minus depreciation। अब ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि इस कॉन्सेप्ट का नाम था हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, वैसा ही इसका काम है। जैसे हमने पहले मशीन खरीदी थी 1,50,000 की, उसके ऊपर 20,000 रुपये खर्च किया, हमारे लिए मशीन बन गई 1,70,000 की। हम पैसा देकर आए 1,70,000, ठीक है। अब इन्फ्लेशन आ गई, इन्फ्लेशन से इस मशीन की कीमत होगी 2 लाख, बट स्टिल हम तो उसी वैल्यू पे नोट करेंगे जिस वैल्यू पे हमने इसको खरीदा, तभी इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट में इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बट हम बस वही वैल्यू देख के चलते जो हमने खरीदने के टाइम इसमें दी। और जो 1,70,000 है उसके ऊपर ही हम अपने डेप्रिसिएशन का खर्चा हर साल चार्ज करेंगे, डजेंट मैटर व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस एसेट। क्लियर? Let us discuss another example. An asset is purchased for ₹5 lakh, and if at the time of preparing the final accounts even its market value say ₹4 lakh or 7 lakh, yet the asset shall continue to be shown at its purchase price of ₹5 lakh। सो सिंपली आपको बोला गया है कि अगर आपने कोई एसेट खरीदी थी 5 लाख की, अब उसकी वैल्यू चाहे मार्केट में 4 लाख की हो जाए, चाहे उसकी वैल्यू 7 लाख की हो जाए, बट हमने तो उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है जो रेट हमने देखकर उसको खरीदा, दैट इज ₹5 लाख। तभी इस कॉन्सेप्ट का नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कि हम हमेशा पास्ट वाली वैल्यू लेकर चलते हैं जिस रेट पे हमने उस एसेट को खरीदा या बेचा। अगेन वही बात, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें एक बेस चाहिए। अगर हम मार्केट के हिसाब से चलेंगे तो कितनी बार अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक एसेट की वैल्यू चेंज करते रहेंगे, क्योंकि एक साल में पता नहीं कितनी बार वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है। इसलिए बेस बनाने के लिए हम जो है एक हिस्टोरिकल वैल्यू का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं कि जिस रेट पे खरीदा हमारे लिए वो एसेट उतने का ही बन गया। बट यही इसकी लिमिटेशन भी है, मार्केट को ध्यान में नहीं रखा जाता। चलना तो हमने मार्केट में ही है, बट उसको हम इग्नोर करते हैं। बट भी साइड हम इसलिए फॉलो करते हैं ये प्रिंसिपल, ये कॉन्सेप्ट, बिकॉज वी नीड अ बेस। क्लियर टू यू?